झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को हेडमास्टर बनने के लिए पास करना होगा टेट। जाने किन के लिए प्रभावी होगा यह नियम। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नियमावली बनाई जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियमावली का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। शिक्षकों से नियमावली के ड्राफ्ट पर सुझाव मांगा गया है। शिक्षकों की प्रोन्नति नियमावली बनने के बाद मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट के अनुसार शिक्षक का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 1 से 5 में नियुक्त शिक्षक जो केवल कक्षा 1 से 5 के लिए ही झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा सफल हो को ग्रेड 7 में प्रोन्नति के लिए कक्षा 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद वर्ष 2015-16 में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। क्या प्रावधान इससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी नहीं होगा। नियमावली के अनुसार ग्रेड 4 में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर शिक्षक ग्रेड 7 में प्रोन्नति पा सकेंगे, परंतु वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों के लिए यह समय सीमा 10 वर्ष रखा गया है। नियमावली के अनुसार अगर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों की संख्या पद की तुलना में कम पाई जाती है तो ग्रेड 4 में 5 वर्ष से कम सेवा देने वाले शिक्षकों को भी प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। यह प्रावधान वर्ष 2012 नियमावली के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि शिक्षक 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो। प्रोन्नति नियमावली बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। नियमावली के ड्राफ्ट पर 20 जनवरी तक शिक्षकों से सुझाव मांगा गया है। शिक्षक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के ईमेल पर या फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कोषांग में अपना सुझाव दे सकते हैं। राज्य में अब तक वर्ष 1993 की नियमावली के आधार पर शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाती थी। झारखंड के स्कूल व कॉलेजों में अब ऑनलाइन जमा होंगे पंजीयन व परीक्षा शुल्क। झारखंड के स्कूल और कॉलेजों में अब विद्यार्थियों के पंजीयन और परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसे लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी DIO को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जैक द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के पंजीयन एवं परीक्षा शुल्क की राशि चालान के माध्यम से नगद बैंक में जमा की जाती है। वित्तीय नियम के आलोक में सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन भी ऑनलाइन डिजिटल मोड में किया जाना आवश्यक है। विद्यालयों को अब विद्यार्थियों से लिए जाने वाला शुल्क स्कूलों के छात्र विकास कोष के बैंक खाते में लेने का निर्देश दिया गया है। प्रधानाध्यापक शुल्क जमा करने के लिए चालान जैक की वेबसाइट पर ऑनलाइन जनरेट करेंगे। शुल्क के लिए विद्यार्थियों से ली गई राशि छात्र विकास कोष के बैंक खाते से जैक के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा किसी भी अन्य माध्यम से पंजीयन व परीक्षा शुल्क की राशि जमा नहीं ली जाएगी। DIO को सभी स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्यों को इस आदेश से अवगत कराने व इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बदल गई रजिस्ट्रेशन की तारीख, ऐसे करें अप्लाई। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल झारखंड में सिपाही के 4919 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए 15 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है और नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 22 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 तय की गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ट्रेन से अयोध्या जाने का बना रहे प्लान तो हो जाए अलर्ट। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसी को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच अयोध्या जाने वाले लोगों के लिए बुरी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने अयोध्या रूट की सभी ट्रेनों को 7 दिन के लिए रद्द कर दिया है। दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक लाइन बिछाने को लेकर 16 से 22 जनवरी तक अयोध्या जाने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वंदे भारत समेत 10 ट्रेन निरस्त की गई हैं। 14 ट्रेनों का संचालन बीच रास्ते से होगा। दून एक्सप्रेस समेत 35 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। नए चेहरों पर दांव, आधे से ज्यादा सांसदों के कट सकते हैं टिकट। क्या है बीजेपी का झारखंड प्लान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा आधे से अधिक सीटों पर सांसदों के टिकट काट सकती है। वहीं तय है कि 2 सीटों राजमहल व चाईबासा में भाजपा नए उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी। भाजपा गठबंधन के पास वर्तमान में 12 लोकसभा सीटें हैं। गिरिडीह की सीट 2019 में भाजपा ने आजसू को
दे दी थी। गिरिडीह सीट को छोड़ आजसू अब हजारीबाग की सीट पर दावा कर रही है। रामगढ़ सीट से लगातार विधायक रहे चंद्र प्रकाश चौधरी को 2019 में रविंद्र कुमार पांडे का टिकट काटकर भाजपा गठबंधन ने आजसू के टिकट पर उम्मीदवार बनाया था। झारखंड में पलामू व धनबाद संसदीय सीट पर वर्तमान सांसदों की उम्र बाधा बन सकती है। धनबाद सांसद पीएन सिंह जुलाई 2024 में 75 साल की हो जाएंगे। भाजपा ने बीते चुनाव में 75 साल की उम्र सीमा को डेडलाइन बनाते हुए कई वरिष्ठ नेताओं व सांसदों के टिकट काटे थे। ऐसे में धनबाद सीट पर पीएन सिंह की जगह नए उम्मीदवार के नाम पर विचार किया जा सकता है। भाजपा ने यहां विधायक राज सिन्हा, शेखर अग्रवाल समेत कई नामों पर सर्वे कराया है। बीआईटी सिंदरी को मिलेगा विश्वविद्यालय का दर्जा, बनेगी फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी। झारखंड सरकार बीआईटी सिंदरी को आईआईटी के समतुल्य बनाने व इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की कार्रवाई कर रही है, जबकि राज्य में उच्च व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रही है। विद्यार्थियों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने तथा उच्च शिक्षा के लिए कई फेलोशिप तथा प्रोत्साहन राशि देने का कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह भी उपस्थित थी। श्री पुरवार ने कहा कि राज्य सरकार 5 करोड़ रुपए की लागत से नेतरहाट में एक राज्य स्तरीय एस्ट्रो पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। वहीं बीआईटी सिंदरी परिसर में प्रथम श्रेणी का विज्ञान केंद्र स्थापित करने की भी योजना तैयार की है। 16.80 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के साथ 5 सरकारी पॉलिटेक्निक में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद से साझेदारी कर इनोवेशन केंद्र स्थापित की जाएगी। अवैध खनन मामले में टिंकल भगत की जमानत पर ईडी से कोर्ट ने मांगा जवाब। आरोपित ने कहा सरकार से लीज पर ली थी जमीन। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई 2 फरवरी को निर्धारित की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि अवैध खनन का मामला शेड्यूल ऑफेंस में नहीं आता है। जिस प्लांट पर अवैध खनन की बात कही जा रही है वह सरकार से लीज पर ली गई थी। प्रार्थी को ईडी ने समन करते हुए 3 बार बुलाया था, जिस पर वह ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। मामले के एक आरोपी कृष्ण शाह को हाई कोर्ट से पूर्व में जमानत मिल चुकी है, इसलिए प्रार्थी की भी जमानत दी जाए। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ आखिरी जंग, सारण के जंगल में घुसे 3000 जवान। झारखंड से नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। बोकारो जिले के झुमरा पहाड़ और झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित घोर नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद अब सारण की बारी है। कोल्हान प्रमंडल के सारण के जंगलों में इस वक्त कई बड़े नक्सली नेता छिपे हुए हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह लैंडमाइन बिछा रखे हैं, जिसकी चपेट में आने से कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। कई बार सुरक्षा बलों के जवान भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। सुरक्षा बलों को सिर्फ सारण में ही नक्सलियों से चुनौती मिल रही है। दुर्गम इलाका होने की वजह से भी जवानों को यहाँ ऑपरेशन चलाने में परेशानी होती है। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों ने ग्रामीणों को अपने सुरक्षा चक्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान उतनी तेजी से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जगह जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके बाद नक्सलियों के सफाई के अभियान में तेजी आएगी। इसी उद्देश्य से मनोहरपुर के तिरलपोसी गांव में सीआरपीएफ का एक नया कैंप स्थापित किया गया है। यहां सीआरपीएफ बटालियन 134 की 2 कंपनियां तथा झारखंड जैगुआर की 1 कंपनी को तैनात किया गया है। जनता को बालू उपलब्ध कराने के लिए सैंड टैक्सी सेवा पर विचार कर रहा जेएसएमडीसी। आम लोगों को बालू आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत जल्द जेएसएमडीसी सैंड टैक्सी सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। तेलंगाना की तर्ज पर इसे झारखंड में आरंभ करने की दिशा में विचार विमर्श हो रहा है। इसके तहत सैंड टैक्सी ऐप या वेबसाइट के माध्यम से लोग आसानी से बालू की मांग रख सकेंगे। फूड डिलीवरी की तरह ऐप से बालू भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह बालू सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बालू स्टॉक यार्ड से उपभोक्ता के घर तक का किराया दूरी के आधार पर तय किया जाएगा। यह सारा कुछ ऑनलाइन माध्यम से होगा। 8 फरवरी को जारी होने वाली मतदाता सूची के आधार पर होगा निकाय चुनाव। झारखंड में अगर इस साल नगर निकाय चुनाव हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग को तीसरी बार वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। फरवरी के बाद निकाय चुनाव की तिथि जारी की गई तो 8 फरवरी को जारी होने वाली मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची का विखंडन कर चुनाव कराने होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 2022 में नवंबर दिसंबर में चुनाव कराने के लिए 1 जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मानते हुए पहली बार मतदाता सूची तैयार कराई थी। हालांकि इस बार ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव टल गया। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराकर 1 जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानते हुए 5 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया था। इस सूची के आधार पर भी मतदाता सूची बनी थी, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। अब फिर मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है और 8 फरवरी को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। स्टूडेंट को 4 साल तक 25,000 रुपए, यूपीएससी जेपीएससी के लिए फ्री कोचिंग और स्टूडेंट को मिलेगी स्कॉलरशिप। झारखंड सरकार राज्य के सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी शोध को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम फेलोशिप योजना शुरू कर रही है। इसके तहत पीएचडी रिसर्च के लिए चयनित यूजीसी नेट CSIR नेट पास छात्रों को 4 साल तक 25,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसी तरह झारखंड पात्रता परीक्षा क्वालिफाई छात्रों को पीएचडी रिसर्च के लिए 22,500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। यह योजना अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू हो जाने की उम्मीद है। झारखंड के एक गांव में त्योहार न मनाने पर कई आदिवासी परिवारों को बहिष्कृत किया गया। झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड में कई आदिवासी परिवारों को कथित तौर पर ग्राम प्रधान के फरमान के अनुसार त्योहार नहीं मनाने के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि छोटा अस्ती गांव के लगभग 1 दर्जन परिवारों ने शनिवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंती से संपर्क किया और उन्हें मामले से अवगत कराया। आदिवासियों ने दावा किया कि उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में सोहराई त्योहार मनाया था, जिसके बाद ग्राम प्रधान रूपाई हांसदा ने एक फरमान जारी किया, जिसके तहत कथित तौर पर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने से रोक दिया गया। आदिवासी में से एक ने संवाददाताओं से कहा, हमने त्योहार उस तरह से नहीं मनाया जैसे वह ग्राम प्रधान चाहते थे। इसके बाद हमारे बच्चों तक को स्कूल और करीब के मैदान में जाने से रोक दिया गया। भजंत्री ने इस मामले को लेकर पीटीआई भाषा से कहा, मैंने मामले को सुलझाने के लिए प्रखंड विकास अधिकारी और स्थानीय पुलिस को ग्राम प्रधान, पीड़ित परिवारों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया गया फरमान गैर कानूनी था और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के गढ़वा में हाथियों का आतंक, कई घरों को ध्वस्त कर दिया, धान खाया दहशत में लोग। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका वन क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। रंका थाना क्षेत्र में 2 जगहों पर हाथियों ने हमला कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। पहली घटना खरडीहा पंचायत के सिंजो गांव की है। यहाँ गांव में देर रात हाथी घुस आए, घरों को गिरा दिया, घर में रखा अनाज खा गए। जानकारी के अनुसार रंका प्रखंड के खरडीहा पंचायत के सिंजो गांव के रहने वाले राम अवतार कोरवा और सुमारू कोरवा का घर हाथियों ने गिरा दिया। उनके घर में धान व मक्का रखी थी, जिसे हाथी खा गए। सुमारू और राम अवतार इस घटना से परेशान है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार से धान और मक्का इकट्ठी करके घर में रखी थी, उसी से हम गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन आज हाथी ने मकान गिरा दिया और अनाज खा गए। इस घटना के बाद खरडीहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पप्पू यादव सिंजो गांव पहुंचे और राम अवतार व सुमारू का आर्थिक सहयोग किया। उन्होंने फॉरेस्ट विभाग से मुआवजा दिलाने की बात कही। इसी तरह की दूसरी घटना रंका थाना क्षेत्र में दुधवल पंचायत के 12D गांव में हुई। यहां हाथियों ने बनवारी उरांव, कामेश्वर उरांव, लालसू सिंह का घर गिरा दिया और घर में रखा धान खा गए। ग्रामीणों ने कहा कि रात में हाथी गांव में घुस आए थे, इससे सभी काफी भयभीत हैं। मुखिया पप्पू यादव ने कहा कि हमें जानकारी मिली तो हम लोगों ने गाँव आकर देखा कि लोगों के घर टूटे हुए हैं। हमने कुछ आर्थिक सहायता की। वन विभाग से भी ग्रामीणों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की आग्रह किया है। 8 दिन में झारखंड के 13 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा। कांग्रेस के लिए इसके कई मायने। पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। यह यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की जा रही है, जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू होकर पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में समाप्त होगी। यह यात्रा झारखंड से भी होकर गुजरेगी, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के लिहाजे से झारखंड भी बेहद अहम राज्य है, क्योंकि यहाँ कुल 14 सीटें हैं। यही वजह है कि झारखंड तीसरा राज्य है जहाँ कांग्रेस की न्याय यात्रा सबसे लंबी होगी। 150 लोगों को चूना लगाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी, साइबर ठगी का नया जामताड़ा बन रहा रांची। प्रतिबिंब ऐप की मदद से रांची में पहली बार 2 साइबर अपराधी रांची के गोंदा इलाके से दबोचे गए।
दोनों अपराधी पवन मंडल और मंटू मंडल सगे भाई हैं। दोनों गिरिडीह के निवासी हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दोनों 4 साल से यह गोरख धंधा चला रहे थे। इसका खुलासा करते हुए सिटी एसपी राजकुमार महतो ने शनिवार को बताया कि दोनों ने रांची समेत देश भर में 150 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया है। जांच में पता चला कि ठगी के पैसे से दोनों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। सिटी एसपी ने बताया कि दोनों ने कार भी खरीद रखी है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूछताछ में उन्होंने अपने गिरोह के अन्य गुर्गों का भी खुलासा किया है। रांची पुलिस को सूचना मिली थी कि गोंदा के डैम साइट में साइबर अपराधी जमे हुए हैं। यहीं से फिशिंग और बैंक का KYC अपडेट के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। ठगी करने वाले साइबर अपराधियों ने आंध्र प्रदेश के एक कारोबारी से भी 49,000 रुपए ठगे थे। आंध्र के कारोबारी ने साइबर क्राइम पोर्टल नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। ठगों के नंबर को CID के प्रतिबिंब ऐप पर डाला तो उसकी लोकेशन रांची आई। लोकेशन के आधार पर पुलिस डैम साइट पहुंची। इसी बीच सस्पेक्ट लगातार मूव करता रहा। शक के आधार पर पुलिस ने सफेद रंग की कार को रोकना चाहा तो चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। कार से 2 लोग पकड़े गए, जिनकी पहचान कुख्यात साइबर अपराधी पवन और मंटू के रूप में हुई। झारखंड में आज से और बढ़ेगी ठंड। 16 जनवरी के बाद राहत। लोगों को ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी यानी कि आज से ठंड और बढ़ेगी। इस दौरान तेजी से पारा लुढ़केगा व ठंडी हवाएं भी चलेंगी। रात में अधिक ठंड पड़ेगी। अगले 16 जनवरी तक ठंड एक जैसी रहेगी। हालांकि इस दौरान आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज से 14 जनवरी से 16 जनवरी तक झारखंड का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री व अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री होने का अनुमान है। इस बीच 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 17 से ठंड से राहत का अनुमान है। 17 जनवरी को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री व अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। शनिवार को भी ठंड का काफी असर रहा। शनिवार की रात को भी न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर किया तलब, दी नई डेडलाइन, पूछा हाजिर क्यों नहीं हो रहे। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर तलब किया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर हाजिर होने के लिए नई डेडलाइन दी है। साथ ही पूछा कि वह समन पर हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं। ईडी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि हेमंत सोरेन 16 से 20 जनवरी की भी जांच एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराएं। सनद रहे इससे पहले भी ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब करते हुए उन्हें एक पत्र साथ समन जारी किया था। ईडी ने उस पत्र में भी सोरेन से जांच अधिकारियों को अपने सुविधा अनुसार तारीख, स्थान आदि के बारे में जानकारी देने को कहा था, ताकि उनका मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज किया जा सके। कुल मिलाकर ईडी की ओर से यह 8वीं बार जब सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है। सोरेन ने पिछली बार 7वें समन साफ पत्र पर हाजिर होने से परहेज किया था। राज्य में ग्राम गाड़ी योजना के लिए 169 ग्रामीण रूट चिन्हित। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के क्रियान्वयन के लिए 169 ग्रामीण रूट का चयन कर लिया गया है। परिवहन विभाग ने सभी सुझाव व आपत्तियों का निराकरण करते हुए ग्राम गाड़ी योजना के लिए दुमका, पाकुड़, कोडरमा, तिलौया, बरही, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गढ़वा, चाईबासा, चक्रधरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बस परिचालन के लिए रूट तय किया है। सर्वाधिक रूट दुमका जिले के चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से फिलहाल कम से कम 100 बसों के परिचालन का प्रयास चल रहा है। सरकार इसके लिए अनुदान भी देगी। साथ ही स्थानीय लोगों को स्वरोजगार मिले और संबंधित क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा हो, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यह प्रयास हो रहा है कि जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ की जाए। 1612 आदिम जनजाति परिवारों को मिलेगा मोदी आवास। पूर्व सिंहभूम जिले के 1612 आदिम जनजाति के परिवारों को मोदी आवास मिलेगा। इन्हें केंद्र सरकार की जनमन योजना के तहत मोदी आवास योजना दिए जाएंगे। एक मोदी आवास की लागत 2 लाख रुपए होगी। जिले के सभी 11 प्रखंडों के करीब 300 गांवों में सर्वे के बाद इन आदिम जनजाति के परिवारों का चयन किया गया है। ये ऐसे परिवार हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। साथ ही इन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी में भी नहीं है। जिला प्रशासन ने इस सर्वे में आवास नहीं देने के लिए यही 2 मानक तय किए थे। बाकी सभी परिवारों को आवास दिए जाने हैं। हालांकि पूर्व से इंदिरा आवास, PM आवास और बिरसा आवास जैसी योजनाओं के माध्यम से भी आदिम जनजाति के परिवारों को आवास दिए गए हैं, परंतु जिनके आवास पक्की छत के नहीं हैं उन्हें इस योजना से आवास दिए जाएंगे।